लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। पिछले साल मार्च माह में कोरोना वायरस ने पूरे देश में महामारी फैला दी थी, लेकिन लगता है हमारी सरकारों ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए और ये भी नहीं सोचा कि भविष्य में कोरोना काल की पुनरावृत्ति हो सकती है। इस साल लगातार कोरोना की महामारी जो फैली है वो पिछले साल के मुकाबले और ज़्यादा खतरनाक और घातक साबित हो रही है। लाखों लोग अस्पतालों में इलाज के लिए तरस रहे हैं और त्राहिमाम मचा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो सरकारें पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे देश के मुकाबले दुनिया के अन्य देशों ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। इसीलिए इस बार कोरोना काल के दोबारा हमले में उन देशों ने सतर्कता बरती और कुछ हद तक इस खतरनाक महामारी से अपने देश के नागरिकों को बचाने में वे देश कामयाब रहे। लेकिन हमारे यहाँ बुरा हाल है। इस बुरे हाल का जिम्मेदार हमारे देश की शासन व्यवस्था ही है। इसीलिए एक बहुत बड़े डॉक्टर एवं प्रोफेसर DK गिरी साहब ने सरकार को चेताते हुए और भविष्य में ऐसी गलती ना करे इसके लिए महामारी में हो रही मौतों और लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार में शामिल लापरवाह लोगों के खिलाफ दंड की व्यवस्था करने के लिए याचिका दायर की। आज हम उन्हीं DK गिरी साहब से चर्चा करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया और ऐसा करने के पीछे उनका वास्तविक मकसद क्या है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से जो है अन्य देशों ने जो है पुख्ता इंतजाम कर लिए, हमारे पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान जो बहुत संसाधनों में भी हमसे कमजोर है, लेकिन बावजूद इसके उसने जो है अपने अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ा दी और गैस जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन सिलेंडरों की, उसकी भी जो उत्पादन क्षमता बढ़ाई और इस महामारी में वो बहुत अच्छी तरह से निपट ले रहा है। लेकिन हमारे देश में जो है लोग अस्पतालों में बेड के लिए तरस रहे हैं। ऑक्सीजन, गैस और इंजेक्शनों और दवाइयों की कालाबाजारी चल रही है। पुलिस और प्रशासन और सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। इस पर आपने जो है ये जो मुकदमा दायर किया है इसकी स्थिति और सोच के बारे में, इस बारे में बताया।
हम विवश होके किए, क्योंकि देश का जो हालत है अभी, मौजूदा सरकार तो लोगों के प्रति ध्यान नहीं दे रहा है, जो वादे किए थे वो भी पूरा नहीं कर रहा है, और लोग कीड़े मकोड़े की तरफ बनने लगे हैं। तो और ओपोजिशन पार्टियां जो हैं वो भी इतना सशक्त नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है कि वो सरकार को चुनौती दे सके और सरकार को कोई काम करने के लिए मजबूर करें। तो हमारे पास का रास्ता नहीं था। हमारे संविधान में एक आर्टिकल 32 के तहत, जिसमें अगर हमारा मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसका बचाव के लिए, उसका रक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जी। उसी के तहत मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मैंने अपना अधिकार, जीने का अधिकार, और सरकार जो जीने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उसको छीन रहा है, उसके खिलाफ सरकार को दोषी ठहराने के लिए हमने ये याचिका दायर की। इतने सारे मौत हो गए हैं, हो रहे हैं, उसका कोई तो जिम्मेदार होगा। जो कहीं एक मर्डर हो जाता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसका केस चलता है, कोर्ट में आता है, उसके न्याय की जांच मांग की जाती है, और जो दोषी होता है उसको दंडित किया जाता है। तो इतने सारे मौतें हो रहे हैं, उसका कोई जिम्मेदार कैसे नहीं होता। तो हमने सोचा ये सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और हमने जो पब्लिक डोमेन में जो आम जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो चीजें नहीं है उसका भी हमने उसकी तरफ हमने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। उदाहरण के तौर पे बताएं कि वो कौन सी चीजें हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अभी उपलब्ध नहीं है या लोगों को नहीं पता है, और वो चीजें भी आपने कोर्ट के संज्ञान में लाए। हाँ जी, उसमें मुख्यतः 3 चीजें हैं। एक तो सरकार ने जब पहला बार पिछले साल, जैसे आपने कहा, महामारी आया हमारे देश में, सरकार ने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, जेनोम सीक्वेंसिंग, मतलब महामारी का जो कीटाणु वायरस है उसको स्टडी करने के लिए, और एक इंस्टीट्यूट बनाया था। लेकिन नाम के मात्र इंस्टीट्यूट बनाया था, उसमें कोई काम 1 साल तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब वायरस का, ये जो अभी वायरस आया है उसको, जिसको कहते हैं म्यूटेट हो गया है, उसको स्टडी करना था, कितना रूप ये वायरस ले सकता है, कितना रूप से लोगों को संक्रमण कर सकता है, उसी का अध्ययन के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, जीनोम सीक्वेंसिंग इंस्टीट्यूट। उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। नंबर 1, इसका कोई जिक्र नहीं करता। दूसरे, बहुत लोगों को नहीं मालूम कि सरकार ने एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी बनाया था, जो ये महामारी का और जो वायरस के बारे में उसको ट्रैक करें, उसके बारे में प्रधानमंत्री को बताएं। ये प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं, उन्हीं का अध्यक्षता से मीटिंग होना चाहिए। लेकिन एक बार भी उसका मीटिंग नहीं हुआ। एक बार भी उसका मीटिंग हुआ जो महामारी के लिए साइंटिफिक वही ना बताएंगे वायरस का क्या। तो सर, इसका मतलब प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी साहब ने इतनी बड़ी लापरवाही की कि नाम मात्र के लिए संस्थाओं का तो गठन कर दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा जो है महामारी फैल गई और देश की हालत हो गई। बिल्कुल सही है। तीसरी बात, पिछले बजट में टीका के लिए 35,000 करोड़, उसका कोई जिक्र नहीं करा। 35,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ था, ठीक है। लेकिन जब ये सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि टीका खरीदने के लिए बाकी देश पैसा देके, एडवांस पैसा देके सीरम इंस्टीट्यूट से टीका खरीदते हैं, और हमारी सरकार 110 करोड़ टीका दे के टीका खरीदने का, ये क्या था? कोई प्राइवेट कंपनी आप खरीदोगे तो टीका बनाएगा। लेकिन इन्होंने फिर आखिर में 11 करोड़ का खरीदने का उन्होंने बात की। तो वो इनके पास 35,000 करोड़ जब अलॉटमेंट हुआ था, उनके पास 110 करोड़ टीका खरीदने के लिए। चौथी बात, ये देखिए, जो ये टीका जो विक्रय हुआ है बाहर में, उसका 150 और 200 रुपया, अधिकतम 200 रुपया है। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम 600 रुपये में बेचेंगे स्टेट्स को, तो एक टीका में 400 का मुनाफा है। तो 80 करोड़ लोगों को टीका देना था। 80 करोड़ और 400 रुपया का गुणन कर लीजिए तो 32,000 करोड़ बनता है। ये 32,000 करोड़ कहाँ जा रहा है? ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, ठीक है। जो तुम 200 रुपये का टीका बनाने में लगभग 50-60 रुपया या 100 से कम लगता है। तो ये इतनी ज्यादा जो है इसकी धनराशि बढ़ा देने की सीरम इंस्टीट्यूट को जो है छूट दी एक तरह से सरकार। यही तो सीरम इंस्टीट्यूट ये कर नहीं सकता। जब विदेशों में जो की चीजें हमारा
ज्यादा महंगा बिकता है तो उनका डॉलर या पाउंड हमसे ज्यादा वैल्यू है। वहाँ जब 200 में मिल रहा है, 150-200 में, हमारे देश में 600 होने का क्या मतलब है? ये 32,000 करोड़ जो एक टीका में 400 रुपया मुनाफा हो रहा था, वो कहाँ था? तो ये जो एक तरह से जो प्रधानमंत्री ने एक वाक्य कहा था कि आपदा में अवसर, तो ये तो आपदा में अवसर बना रहे हैं, लोगों से पैसा खींच रहे हैं। बिल्कुल। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या गंभीरता से लिया आपकी इस याचिका को गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट लिया है, उनका हम सराहना करते हैं। और बल्कि जो इस तरह का याचिका होता है उसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सुनते हैं, और चीफ जस्टिस जो अभी चुने गए चंद्रचूड़ साहब, वो बैठे थे, भट्ट साहब एक जज थे और रेड्डी साहब थे, 3 जजों का बेंच था। उन्होंने 10 तारीख का अगला डेट दिया है और उन्होंने सरकार को नोटिस दे दिया है। हाँ जी, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर नोटिस देगा, फिर उनको वकील से पूछा जाएगा। आपके एडवोकेट और आप खुद क्या महसूस करते हैं कि सरकार को जिन मुद्दों पे आपने घेरा है, एक तो उन मुद्दों पर सरकार को कोर्ट दंडित भी करेगा और आगे से वो चीजें ना हो इसके निर्देश भी जारी करेगा? हमारी उम्मीद तो यही है, और जो आप देख भी रहे हैं, ऐसे नहीं कि अभी कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख लिया है। मद्रास कोर्ट हमने देखा होगा, मद्रास कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि तुम लोगों के खिलाफ ये हत्या का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए। वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन बताओ, तुम लोग आप नहीं करो तो हम करेंगे, बताओ तुम अगर इसमें सेशन जैसे बनो, पीएम सेशन जैसे थे, और तुम अभी कदम उठाओ, तुम नहीं करते तो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार को पहले कहा गया था मनोरंजन के लिए आंख नहीं है, और कोई बात कहता है सरकार के खिलाफ, वो बात अगर सही है उसको हम नहीं दबाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में हो। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इस तरह का सख्त टिप्पणी सरकार का रवैया में करा। लेकिन सर अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट तो तब भी था जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? चिड़िया चुग गई थे खेत, अब क्या करो प्रस्ताव के वाला हिसाब है कि जब तो चुनाव हो चुके, पश्चिम बंगाल समेत पांडिचेरी, असम, तमिलनाडु और केरल सब जगह भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और कोरोना ने विकराल रूप धारण किया, तो आप क्या ये नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट को और त्वरित कार्रवाई पहले करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कहीं अखबार में निकलता है, कोई टिप्पणी होता है देश के हित में, तो उसको शो मोटो, उसको कॉग्निजेंस लेते हैं, उसको कोर्ट को उठाते हैं, या कोई उनके पास जाता है तब। लेकिन बिना कहीं लिखित कंप्लेन हो, चाहे अखबार में हो या कोर्ट में हो, तो वो एक्शन नहीं ले सकते। एक दूसरी बात आपको याद होगा, जब चुनाव चल रहा था उसमें न्यायाधीश साहब के जो मुख्य न्यायाधीश बोबडे साहब थे, उनका रिटायरमेंट हुआ। अब ये नया चीफ जस्टिस आ रहे हैं, चीफ जस्टिस जैसे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उसी हिसाब से कार्रवाई होता है। बोबडे साहब 17 महीना रहे, लेकिन उनका कार्यकाल में न बहुत अच्छा कुछ हुआ न बहुत बुरा भी कुछ हुआ, तो कोई खास ये नहीं हुआ। उनसे पहले जो थे तो अब जानते हैं गोगोई साहब, वो तो बहुत विवादित उन्होंने आदेश जारी किया है, राम जन्मभूमि का ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे आर्टिकल 370 का। हम नहीं कह रहे कि आर्टिकल 370 सही है, कि उसमें सुनवाई अब तक नहीं हुआ, किसी ने याचिका दायर की, सुनवाई होना चाहिए, तो बड़ा धीमा मामला चल रहा था। तो इसीलिए वहां पे जो नेतृत्व होता है उसी हिसाब से भी काम होता है। अभी जो आए हैं चंद्रचूड़ साहब, ये बड़े परिवार से आते हैं, इतिहास रहा है न्याय का, और पहले आपको याद होगा वही भी चंद्रचूड़ करके चीफ जस्टिस थे। तो ये उम्मीद है कि ये इस चीज को ठोस कदम उठाएंगे और न्याय पर भी विचार करेंगे। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि जो 10 तारीख को जो है पैरवी के लिए जो है सरकार की तरफ से लोग अपना पक्ष रखेंगे, ऐसे में जो है आप क्या महसूस करते हैं एक याचिकाकर्ता की हैसियत से कि सरकार को किस तरह के निर्देश जो है कोर्ट जारी कर सकता है? कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा सख्त निर्देश दिया था, आपको याद होगा, कल 3 तारीख को करेगा। आज तो ऑक्सीजन का पूर्ति नहीं करते हो, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, तो ये हम सीरियसली लेंगे। उनको एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया था और फरमान जारी कर दिया था एक तरह से। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे एक इंस्ट्रक्शन और एक निर्देश देगा, उसको पावर में है, भारत सरकार को ये चीजें आपको करना चाहिए। और जो PIL वगैरह होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सिराज साहब, उसके जरिए
लोगों का ध्यान आकर्षित की जाती है, कोर्ट का और सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है। ये इसमें तो हम कामयाब हो गए क्योंकि मीडिया में भी आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस भी जारी कर दी है। नोटिस जारी कर दी, हमारा याचिका को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, इसलिए उम्मीद है कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। हमने अगर इनके ऊपर इन लोगों को हत्या के मुकदमा से दंड दिया जाए ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव से और निर्देश से जो सरकार का लापरवाही है उसमें जरूर असर पड़ेगा। तो ये माना जाए कि आपके द्वारा जो ये जनहित याचिका दायर की है, इस याचिका के दायर होने से और कोर्ट के दबाव से जो सरकारें नकारापन पे उतरी हैं, वो कुछ सकारात्मक दिशा में कार्य करने को मजबूर होंगी। निश्चित रूप से हमारा एक ही नहीं है, और भी लोगों ने एक दो और याचिका भी है, लेकिन हमारे याचिका में जो मैंने जैसे कहा कि पब्लिक डोमेन में जो चीजें नहीं था उसको हमने उठाया है, लेकिन बाकी याचिकाएं भी हैं सरकार के खिलाफ, सरकार का अवहेलना गैर जिम्मेदारी के खिलाफ, तो कोर्ट का असर तो पड़ता है। कोर्ट का मान्यता है, हर पार्टी और सरकार मानते हैं, और जिस दिन कोर्ट का अगर नहीं मानेंगे उस दिन लोकतंत्र का खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको मानना ही पड़ेगा। और दूसरी, आजकल जो भी चीज आता है आप लोगों के जरिए से, मीडिया के जरिए से सबको पता चलता है, पूरा दुनिया को पता चल गया कि भारत में इस तरह का आपदा आ गया और लोग बहुत परेशानी में आ गए और त्रस्त हो गए हैं। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर चाप भी भारत सरकार के ऊपर पड़ा, और ये भी बल्कि ऑस्ट्रेलिया का अखबार था ये भी लिख दिया कि मोदी साहब ने उनका जो राष्ट्रवाद का, उनका जो सांप्रदायिकवाद था, उसके चलते ये जो पूरा देश को उन्होंने गड्ढे में ले लिया करके ऐसा भी लिखा। और तो इंटरनेशनल पर छुट्टी भी हो गया, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट जो कहता है पूरा दुनिया उसको सुनता है, और न्यायालय को ना माने तो ये न्यायालय का तो ही ना हो तो ये सरकार के खिलाफ जाएगा, इसलिए उनको सुनना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि विश्व गुरु बनने की दिशा में मोदी साहब जिस तरह से अपना महिमा मंडन कर रहे थे, विश्व गुरु बनना तो दूर, बल्कि पूरे विश्व में इस दोबारा आई महामारी से निपटने में नाकाम होने की वजह से भारत सरकार की छवि खराब हुई है, जबरदस्त खराब हुई है। लेकिन ये भी देखिए विडंबना, एक साल पहले भारत का छवि महामारी के चलते काफी ऊपर चला गया था, और हमारा जो सबके बाकी लोग भी मानने लगे थे कि ये फार्मा हब है कि यहाँ पे मेडिसिन बन सकता है, वैक्सीन बहुत जल्दी बन गया। और ये भी तय हुआ था, जो क्वाड का मीटिंग हुआ था 4 देशों नेताओं के बीच में, ये भी तय हुआ था कि जापान पैसा लगाएगा, अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा, भारत वैक्सीन बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया उसको बांटेगा। ये इतना बड़ी बात हो गई थी। तो एक साल के अंदर ये भारत सरकार का और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो पावर का, सत्ता का लोग, उनको कहां से, उनको खुद ही, मैं तो उनके लिए खेद प्रकाश करता हूं, जहां इतनी ऊंचाई में आपका छवि पहुंच गया था। आप अगर इतना पावर के लिए नसीले ना होते, जैसे आप 5 स्टेट में लग गए, सारा प्रोटोकॉल भूल गए, सारा महामारी को अनदेखा किया आपने, तो एक साल में वो मध्यमेट कर दिया उन्होंने, अपने छवि को ही अवदेश कर। तो मैं उनके लिए महसूस करता हूँ कि इतना नाम कमाने के बाद फिर उल्टा जाके नेगेटिव में कैसे वो चले गए। अच्छा, अब आखिरी सवाल कि 10 तारीख को जो डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में और सरकार की तरफ से भी जवाब दाखिल होगा, तो आप जो है क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए और क्या होगा राष्ट्र हेतु? हमारा जो वकील हमारा इसका एडवोकेसी कर रहे हैं दीपक आनंद मासी, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए स्टडी काउंसिल है और काफी बड़ा है, तो हम भी रहेंगे और वो उसका आर्गुमेंट करेंगे, हम सरकार को दबाव डालेंगे कि ये काम क्यों नहीं किया आपने, जवाब देने तो उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, ये उसका डिमांड करेंगे और वो क्या क्या कर रहे हैं आगे महामारी से लोगों को बचाने के लिए, उसका भी हम डिमांड करें। जो 3 चीजें मीटिंग क्यों नहीं बुलाया और जेरो इंस्टीट्यूट का मीटिंग क्यों नहीं किया, और 32,000 करोड़ के 600 रुपया किस हिसाब से उसको तय की गई थी, अब तो दबाव में कम कर दिया, 300 कर दिया है ना।
तो ये भी पूछेंगे हम लोग कि 600 किस आधार से आपने स्वीकृति दी थी कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट 600 रुपया इसको कर ले। बाकी मैं और सुन रहा हूँ कि अखबार में देख रहा हूँ कि 235 करोड़ भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को दे दी, वो लेके जो भी है पुणे वाला चले गए लंदन, और ये खबर आ रही है कि उन्होंने 241 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट की है लंदन। तो पूना वाला साहब जो है सीरम के जो सीईओ हैं, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है कि देश के अपने राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री दवाई के लिए जो है उनको धमका भी रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये भी आया है कि सब तथ्यों को तो थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करना चाहिए, लेकिन उनका इस माहौल में जो संकट का माहौल है उसमें लंदन चले जाना अपने बच्चों को लेके, वो ये काफी कुछ कहता है। तो ये डर होगा शायद, और जितना लोग काफी इस मामले में फंसते हैं, विराट का जो राजनीति है, लोकतंत्र इस तरह के लोगों को शरण देते हैं, वो चुस्की भी उधर है, अपना विजय मलिया भी उधर है, पुनः वाला जो अपने परिवार को लेके चले गए, कहीं ना कुछ तो कुछ होगा नहीं। इस समय पे उनको वहां जाना बहुत कुछ कहता है। सर नमस्कार। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।